हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय हो। बेटा, आज मैं आपको क्लास 12th का मॉलिक्यूलर चैप्टर का एक पहला टॉपिक जिसको डीएनए के नाम से जानते हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, डीएनए क्या होता है। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। डीएनए बेटा, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, LEIC होता है बेटा, न्यूक्लिक। ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, LEIC की जगह LIC लिख देते हैं। LIC तो जीवन बीमा होता है। यहाँ पर हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म बेटा, ठीक है। अब डिस्कवरी की बात करेंगे, हु डिस्कवर्ड द डीएनए। तो डीएनए की जो डिस्कवरी की गई है, डीएनए डिस्कवरी किसने की, देखिए ज़रा बेटा। डिस्कवर्ड बाय जॉन, साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ बेटा, जॉन फ्रेडरिक मीशर। जॉन फ्रेडरिक मीशर इन 1869। तो जॉन फ्रेडरिक मीशर ने डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। कहाँ से किया था? 1869 में किया था, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। ये जो पस सेल होती है ना, मवाद कोशिकाएं, वहाँ से सबसे पहले डिस्कवर किया था इन्होंने। और इन्होंने इसका नाम जो सबसे पहले रखा था, वो न्यूक्लियस नहीं दिया था नाम इन्होंने इसका नाम उस समय न्यूक्लिन रखा था, न्यूक्लिन। डीएनए को पहले जो नाम दिया गया था न्यूक्लिन, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय जॉन फ्रेडरिक मीशर इन 1869 फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल। ये पस सेल के जो न्यूक्लियाई थे वहाँ से डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम उन्होंने उस समय न्यूक्लिन रखा था। बाद में डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, डबल हेलिक्स, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक, 2 साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आपने सुना है, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। वाटसन एंड क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर ही गिव द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किसने प्रपोज किया था बेटा? वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ध्यान रखिएगा। अब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। ये डीएनए होता है इस तरह से, ये 2 हेलिक्स दिखा रहा हूँ बना के मैं आपको ऐसे। ये बेटा, ये स्ट्रक्चर जो दिखाया था, एक हेलिक्स है, ये हेलिक्स। अब चूंकि ये 2 हेलिक्स से मिलकर बना, इसलिए हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जनरली डीएनए द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, लेकिन एक्सेप्शन तो बेटा हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन 5-174 बैक्टीरियोफेज में अगर मैं डीएनए की बात करूं तो सिंगल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है बेटा, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। तो सिंगल हेलिक्स डीएनए, यानी सिंगल हेलिक्स का मतलब हुआ सिंगल, एक धागे का बना हुआ डीएनए, ऐसे करके ये सिंगल हेलिक्स होता है, इस तरह से सिंगल हेलिक्स मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5-174 बैक्टीरियोफेज में डीएनए जो होता है सिंगल हेलिकल होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसको समझाने के लिए कि डीएनए वास्तव में क्या कहलाता है। डीएनए इज़ अ पॉलीमर, याद रखिएगा बेटा, डीएनए एक पॉलीमर है। एंड एक पॉइंट तो हमारा ये आता है, और डीएनए इज आल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल, यहीं मेंशन कर देता हूँ। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, डीएनए इज द पॉलीमर एंड डीएनए आल्सो है जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल भी है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, डीएनए का जो फॉर्मेशन हुआ वो किन किन चीज़ों से मिलके हुआ है वो समझाना है मुझे आपको। डीएनए पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, डीएनए किन किन चीज़ों से मिलके बना, आपके समझ में आ जाएगा। एक्चुअली डीएनए में 3 मेन चीज़ें हैं जिनसे मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक तो इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, N2 बेसिस पाए जाते हैं बेटा। दूसरा, इसमें शुगर मौजूद होती है, जिससे हम डीएनए में पाई जाने वाली शुगर को हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। और तीसरा, इसमें फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है, फास्फेट ग्रुप कह लो,
या फास्फोरिक एसिड कह लो, ये फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं बेटा। तो गौर करिएगा, अभी सबसे पहले मैं अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करूँ यहाँ सबसे पहले, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर एक्चुअली एक तरह की ये पेंटोस शुगर होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब होता है बेटा 5 कार्बन, 5C मतलब 5 कार्बन शुगर, और पेंटोस शुगर है 5 कार्बन शुगर है। इसको हम कॉमनली एस से शो करते हैं, एस से। फास्फोरिक एसिड को हम पी से शो करते हैं, पी से बेटा, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन बेसिस हैं इन पे ध्यान रखना, फोकस करना है। जनरली ये दो पार्ट्स में बटे होते हैं, पहले दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस ध्यान से देख लीजिएगा, और एक होते हैं पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन और पिरिमिडीन दो तरह के नाइट्रोजन बेस मौजूद होते हैं बेटा इसमें। और प्यूरिन बेस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होता है इसमें एडेनिन, दूसरा पार्ट इसमें होता है गुआनिन। बेटा एडेनिन को हम ए से शो करते हैं, ए, और गुआनिन को हम जी से शो करते हैं, जी, ठीक है, ध्यान करिएगा। पिरिमिडीन में भी हम दो तरह के बेसेस की बात करेंगे। एक बेस इसमें साइटोसिन होते हैं, साइटोसिन, और दूसरा बेस इसमें थाइमिन होता है, थाइमिन। साइटोसिन को हम सी से शो करेंगे और थाइमिन को हम जो है टी से शो करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन बेसेस जो हैं आपस में पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं। कभी भी दो प्यूरिन पेयर आपस में नहीं जुड़ते, कभी भी ये दोनों प्यूरिन बेसेस यानी एडेनिन गुआनिन आपस में नहीं जुड़ते। इसी तरह कभी भी पिरिमिडीन बेस जो साइटोसिन और थाइमिन है ये भी आपस में नहीं जुड़ते। इनकी पेयरिंग करने के लिए ज़रूरी है कि एक प्यूरिन बेस और एक पिरिमिडीन बेस मिलकर पेयरिंग करें। तो हमेशा ये देखा जाता है कि प्यूरिन का जो एडेनिन है, एडेनिन वो हमेशा पिरिमिडीन के थाइमिन से जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। ए ज्वाइन विद द टी विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं बीच में, H2 बॉन्ड। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। इसी तरह प्यूरिन बेस का जो गुआनिन वाला पेयर है, बेस पेयर, वो बेस जो है गुआनिन बेस, वो जुड़ता है पिरिमिडीन के साइटोसिन वाले बेस से। तो जी ज्वाइन विद द सी ऐसे जुड़ेगा, जी ज्वाइन विद द सी विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ए और टी के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तभी डीएनए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने बताई जो डीएनए को फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं। कौन कौन सी? एक तो नाइट्रोजन बेस, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप को पी से, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो कि 5 कार्बन होती है इसे पेंटोस शुगर भी कहते हैं, इसे एस से शो करते हैं। और नाइट्रोजन बेस मैंने बताया आपको 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन बेटा। प्यूरिन बेस में एडेनिन और गुआनिन 2 बेस होते हैं और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन 2 बेस होते हैं। कभी भी दोनों प्यूरिन और 2 पिरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ पाते, नहीं तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा सही से डीएनए का, ठीक है। हमेशा प्यूरिन का एडेनिन पिरिमिडीन के थाइमिन से जुड़ता है, यानी ए ज्वाइन विद द टी विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। गुआनिन ज्वाइन विद द साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, ये ज़रूरी है जानना। अब हम यहाँ हेडिंग डालते हैं एक बेटा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जरा देखिएगा ये कैसे समझाएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की आणविक संरचना कहते हैं हिंदी में इसको। ये स्ट्रक्चर कैसे समझाना है इसको समझे। यहाँ एक थोड़ा सा हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड 2 चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। कभी आपने सुना है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ें होती हैं? अगर नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए, एक सिंपल मेथड से समझा दूंगा, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने बताया कि नाइट्रोजन बेस जो जुड़ेंगे हमेशा ए और टी या जी और सी के फॉर्म में ही जुड़ेंगे। ए टी या टी ए, ज़रूरी नहीं ए पहले लगा टी बाद में, टी पहले भी हो सकता है, ए बाद में हो सकता है, लेकिन रहेंगे दोनों के बीच में 2 बॉन्ड। ऐसी जी सी जुड़ा है, सी जी भी हो सकता है, लेकिन रहेंगे बीच में 3 बॉन्ड, ठीक। तो कोई सा भी नाइट्रोजन बेस में यहाँ ले लूँ, सपोज मैंने जैसे ए टी वाला पेयर ले लिया, ए और टी, ए ज्वाइन विद द टी विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं, आपको मालूम है, एच बॉन्ड लगे हुए हैं इनके बीच में। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, देखो ये नाइट्रोजन बेस से एक शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, इधर भी नाइट्रोजन बेस से शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये वाली जो नाइट्रोजन बेस से जुड़ी रहती है। हाँ, ये भी नाइट्रोजन बेस है, ये भी नाइट्रोजन बेस है। हर नाइट्रोजन बेस से शुगर इधर भी और इस नाइट्रोजन बेस से शुगर इधर भी, और हर शुगर से एक फास्फेट ग्रुप भी जुड़ा रहता है बेटा, इधर शुगर से भी एक फास्फेट जुड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हैं 2 वर्ड मैंने आपको बोले थे, एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड। दोनों में क्या फ़र्क है वो देख लें आप। जब किसी भी नाइट्रोजन बेस से शुगर का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये इस नाइट्रोजन बेस से शुगर का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। ऐसी बेटा एक न्यूक्लियोसाइड यहाँ भी बन गया, देखिए इस नाइट्रोजन बेस से शुगर यहाँ भी जुड़ गया, इस नाइट्रोजन बेस से शुगर जुड़ेगा तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फास्फेट और जुड़ जाए, इस तरह से फास्फेट और जोड़ दें तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है बेटा?
ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, आज आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में हमेशा फास्फेट ग्रुप मौजूद रहता है और जबकि न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप मौजूद नहीं रहता है। ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ध्यान से देखें एक बार, ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखवाता हूँ उसको। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू N2 बेस प्लस शुगर, N2 बेस प्लस शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा, ये तो 3 चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। न्यूक्लियोटाइड में हम 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे, एक तो N2 बेस होता ही होता है, प्लस शुगर भी होता है, प्लस एक नई चीज़ जुड़ जाएगी फास्फेट और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने अभी आपको समझाया। तो जब जब किसी नाइट्रोजन बेस में शुगर जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड यहाँ देख दिया, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ठीक है बेटा। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस भी होगा, शुगर भी होगा और फास्फेट भी जुड़ जाएगा आगे। नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस फास्फेट, ये मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। इस तरह के हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल को यहाँ बना के समझाते हैं, देखिएगा स्ट्रक्चर कैसी होती है, ध्यान से समझिएगा। जनरली डीएनए का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बीच में एक ऐसे डॉट 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 की एक लाइन ले लेते हैं कॉपी में, समझने के लिए हमें आसानी हो जाती है थोड़ी सी। इस डॉट लाइन से थोड़ा सा हम 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इधर एक डॉट लगा लेते हैं, इस लाइन से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इधर भी एक डॉट लगा लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हमने स्टार्ट करा बनाना, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा ताकि आसानी रहे समझने में। ये देखिए यहाँ से इस डॉट से हमने करा और ये हमने एक लूप पूरा इस आधी लाइन तक लिया डॉट डॉट वाली पे, फिर यहाँ से हमने एक लूप बना दिया पूरा लूप। देखिए यहाँ से इस लाइन पे एक लूप बनाई है, ऐसे यहाँ पे इस लाइन से भी एक लूप बनाई है, ऐसे, ये ध्यान रखिएगा ऐसे। ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो हम बताना चाह रहे हैं जैसे यहाँ से और यहाँ तक ये लाइन थी सीधी सीधी, इसके बीच का लूप इस जगह होगा, ये डॉट लगा लिया मैंने यहाँ पे एक, इसका यहाँ से यहाँ था तो इसके बीच का लूप यहाँ पर होगा। ऐसी अगर मैं इसके रफली डॉट डॉट करके यहाँ मिला दूँ तो यहाँ से और यहाँ के बीच का लूप कुछ यहाँ पर रहा होगा। तो यहीं से मैं आधी रास्ता से अंदर एक लाइन और दिखाऊंगा ऐसे बना के ला के। ये देखिए यहाँ तो अंदर, यहाँ तो ये लाइन अंदर आ रही थी, जैसे इस डॉट डॉट वाली लाइन पर आया यहाँ से ये लाइन बाहर आ गई, बाहर आ गई, आधी रास्ता में हमने डॉट लगाई थी, इसको दबा दिया, अभी अंदर हो गई। जैसे ही अंदर हो गई यहाँ निकल के तो ये बाहर आ गई, फिर आधी रास्ता में इसको अंदर दबा दिया और फिर इसको ऐसे अंदर। इस तरह से डीएनए का एक बल आता है निकल के। दूसरा देख लीजिए कैसे बनता है, यहीं से दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह से लाइन पे बनता है, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर है डीएनए का बनना, इजी वे में बना लेंगे, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान लगता है। वही चक्कर है, जैसे यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच का लूप पॉइंट ये है, इसके दोनों के बीच का पॉइंट ये होगा, ऐसे बीच का पॉइंट यहाँ ये आ होगा। तो ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ से मैंने अंदर दबा दिया, यहाँ से आधी रास्ता लगी तो फिर अंदर दबा दिया, यहाँ से देखो बाहर निकला, फिर आधी रास्ते में डॉट पे मैंने अंदर दबा दिया, फिर ये बाहर निकला, आधे रास्ते में डॉट पे ऐसे अंदर दब गया होगा इस तरह से। तो डीएनए का मॉलिक्यूल इस तरह बनता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, 2 सेकंड की बात है, समझ में आ जाएगा। देखिएगा किसी भी नाइट्रोजन बेस के अगर देखें ये वाला हिस्सा जो उन्होंने ना, ये लाइनिंग जो बनाई है पूरी, ये टर्न जो बनाई है हेलिक्स, ये एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स में अंदर की तरफ शुगर और बाहर की तरफ फास्फेट लगा रहता है, तो हम इसे शुगर फास्फेट बैकबोन ही बोलते हैं। इसका नाम ही है शुगर फास्फेट बैकबोन, शुगर फास्फेट बैकबोन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, शुगर फास्फेट बैकबोन। एक बात समझ में आ गई। अब आप देखिए अंदर तो शुगर लगी रहती है, मैंने आपको बताया यहाँ जैसे शुगर लगी है तो शुगर का मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लगा दिया, एक शुगर, बेटा शुगर लगा दिया। हर शुगर से मैंने बोला एक नाइट्रोजन बेस लगा होता, मान लो ए लगा दिया, इससे डबल बॉन्ड क्या लगाऊंगा, टी लगाऊंगा, तो इधर भी एक शुगर लगी होगी। तो शुगर तो अंदर अंदर वाली लाइन पर रहती है ना, शुगर अंदर वाली लाइन पर, ये अंदर वाली लाइन पर शुगर, ये अंदर वाली लाइन पर शुगर। और शुगर चूँकि 5 कार्बन होती है, इसके हर तीसरे कार्बन से, या तीसरे कार्बन से एक फास्फेट यहाँ लगा होगा बाहर, शुगर फास्फेट, और ये 5वें कार्बन से एक फास्फेट यहाँ लगा होगा बाहर, इधर भी शुगर के तीसरे कार्बन से एक फास्फेट लगा होगा और यहाँ 5वें कार्बन से एक फास्फेट यहाँ लगा होगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक शुगर और ले ली, यहाँ पर शुगर जगह, यहाँ पर सी, यहाँ हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड जी, और यहाँ अंदर फिर शुगर लगा हुआ, शुगर, ठीक है। ये फास्फेट लटक जाता 5वें कार्बन से, इधर तीसरे कार्बन से फास्फेट लटक जाता, इधर नया एक फास्फेट और लटक जाएगा, इधर भी 5वें कार्बन से इधर। अब ये चीज़ जो तुम्हें थोड़ी सी करीब करीब दिख रही होगी, मैं इसे निकाल कर बाहर बनाता हूँ, ये बाहर निकल के ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ये मैंने कैसे जोड़ा, सब अंदर वाले हर जगह शुगर और बाहर हमेशा फास्फेट लगा रहेगा, ध्यान रखना कैसे बनाते हैं, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने ए ले लिया, कौन सा ए ले लिया बेटा, ये एक नाइट्रोजन बेस है, इसे जोड़ दिया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, इससे जोड़ा मैंने थायमीन से जोड़ा, ठीक है, थायमीन से, ठीक है, जोड़ दिया। थायमीन किससे जोड़ा जाता है, शुगर से। हर शुगर के 5 कार्बन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, मैं गिन के दिखा दूँ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन है, चौथे से ही नीचे बेटा ये 5वां लटका रहता है। तो चाहो तो ऐसे लटका के बना दो, वरना ज़रूरत नहीं है लटकाओ ना,
हम इसे यहीं चौथा पाँचवा चौके एक ही पॉइंट पे लगाया था, यहाँ लिख देते हैं, ये है शुगर। तो फिर तुम कहोगे ये क्या है, यहाँ पे ये कंपाउंड जुड़ा रहता है, ये ऐसे, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नहीं दिख रहा तो इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये जुड़ा रहता है कंपाउंड, इसको देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले कार्बन से। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा पाँचवा एक ही पॉइंट पे लगे होते हैं। हर शुगर के तीसरे कार्बन से मैंने बोला आपको फास्फेट लगा होता है, ये वाला। हर शुगर के तीसरे कार्बन से फास्फेट, हर शुगर के पाँचवें कार्बन से ये फास्फेट लगा होता है, हर शुगर के पाँचवें कार्बन से ये फास्फेट लगा है, ये देखिए लग गया। अभी इधर देखते हैं, यहाँ सेम ऐसी, यहाँ भी शुगर लगा होगा इस वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में। ये देखिए कैसे बनेगा, इसको देख लीजिए ध्यान से। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा पाँचवा एक ही पॉइंट से निकलते हैं। हर शुगर के तीसरे कार्बन से एक फास्फेट, हर शुगर के पाँचवें कार्बन से एक फास्फेट यहाँ लगा होता है। देखिए इस तरह से दिख रहा होगा आपको। ये तो मैंने ये पहला वाला स्टेप दिखा दिया आपको। अब नीचे वाला C और G वाला पॉइंट, ये नीचे A के नीचे क्या लगा हुआ है, C, बिल्कुल नीचे ही लगाना है इसके। ये 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड लगा दिए C G के बीच में, और T के नीचे होता है G। इन C G के बीच में 3 बॉन्ड ये जुड़े हुए हैं। ये एक और बॉन्ड से, इसका नाम अभी बताएंगे। यहाँ पे शुगर के नीचे शुगर मॉलिक्यूल वैसे ही जोड़ देंगे सेम। ये पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन है, इस तीसरे से एक फास्फेट, और ये बराबर में पाँचवा होता है, इस पाँचवें से एक फास्फेट जोड़ दिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ देख लीजिए इस तरह से कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसे होता है शुगर मॉलिक्यूल। ये देखिए 1 2 3 तीसरे कार्बन से एक फास्फेट, यहाँ तीसरे से लगा था तो इधर वाला पाँचवें कार्बन। एक शुगर के हर तीसरे और पाँचवें कार्बन से एक फास्फेट लगा होता है। यहाँ देख लीजिए, इस शुगर के तीसरे कार्बन से एक फास्फेट, यहाँ पाँचवें कार्बन से एक फास्फेट, यहाँ तीसरे कार्बन से फास्फेट, यहाँ पाँचवें कार्बन से फास्फेट, इस तरह से फास्फेट लगा रहता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 शुगर के बीच में एक फास्फेट पाया जाता है, या ऐसे कह लें 2 फास्फेट के बीच में एक शुगर पाया जाता है, बात वही है। ठीक है, कैसे भी समझा लो। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो नाम लिखता हूँ ध्यान समझिएगा, इन्हें बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड जो लगे हुए हैं। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और C G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड लगा हुआ है जो जोड़ रहा है, जो नाइट्रोजन बेस को शुगर से जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत नीट में पूछा जाता है कि उस बॉन्ड का नाम बताइए जो नाइट्रोजन बेस को शुगर मॉलिक्यूल से जोड़ता है, उसका नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, ठीक है। हर शुगर के तीसरे और पाँचवें कार्बन से, तीसरे और पाँचवें कार्बन से फास्फेट लगा हुआ है। ये फास्फेट लगा हुआ है, ये भी तो किसी बॉन्ड से लगा हुआ है ये फास्फेट। इसको बोलते हैं फास्फो, इसको मैं अगर बीच में लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो बॉन्ड लगा ना, ये अगर एक बॉन्ड की बात करेंगे तो फास्फो ईस्टर होता है। चूंकि शुगर से 2 बॉन्ड लगे होते हैं, एक तीसरे और पाँचवें कार्बन से, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, फास्फो, आधा नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डाई ईस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन अगर वो नाम लेके स्पेसिफाई कर दे अगर बोर्ड में या नीट में कि हर किसी भी शुगर के 5वें कार्बन से, नाम उनने 5वां मेंशन कर दिया, या तीसरे कार्बन से जो बॉन्ड लगा होता है उसे क्या कहते हैं, तो फास्फो ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। एक को लिए ईस्टर, और चूंकि 2 बॉन्ड लगे इसलिए फास्फो डाई ईस्टर, डाई मीन्स 2, ध्यान रखिएगा। तो जब वो नाम ले देगा, स्पेसिफाई कर देगा कि शुगर के तीसरे कार्बन से एक फास्फेट जो लगा होता है उसको किस नाम से जानते हैं उस बॉन्ड को, तो फास्फो ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अब वो खाली नाम ना ले, खाली पूछे शुगर से जो फास्फेट जुड़ रहता है किस बॉन्ड से जुड़ रहता है, तो शुगर से तो 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो फास्फो डाई ईस्टर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा। अगर नाम स्पेसिफाई कर दे तीसरा या 5वां कार्बन तो फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, और खाली शुगर मॉलिक्यूल से फास्फेट जुड़ा रहता है किस बॉन्ड जुड़ा रहता है तो उसे फास्फो डाई ईस्टर, क्योंकि 2 बॉन्ड एक साथ होगा इसलिए फास्फो डाई ईस्टर बोलना है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये फास्फोरिक एसिड जो, ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना आपको। अब एक चीज़ और देखना था, कुछ बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बताओ ये क्या बना। ये देखिए इतना हिस्सा, ये हिस्सा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ये क्या है इतना, ये रेड कलर से ये देखिए नाइट्रोजन बेस हो गया, शुगर हो गया, फास्फेट हो गया। ये चीज़ मैंने बताई थी, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फेट, तीनों को मिला क्या कहते थे, समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोटाइड कहते थे। क्या कहते थे बेटा, न्यूक्लियोटाइड। चलो एक बात समझ में आ गई, न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा बताइए, दूसरा बच्चा कोई बताए देख के, ये देखो ये क्या है, ये चीज़, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। जहाँ फास्फेट आ जाएगा वो भी न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फेट, ये भी न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, इन दोनों के बीच में कोई जगह होती है, उसको किसी नाम से जानते हैं, वो समझ लें आप लोग। दो न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की जगह होती है उसे या तो हम 3.4 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और या फिर इसको NM में निकालते हैं तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 10 से डिवाइड करेंगे 0.34 NM लिखेंगे इसका। ऐसी है डीएनए मॉलिक्यूल का जो साइज़ हम लिख रहे थे बच्चों, वो कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक। एक हेलिक्स की टर्न बताऊंगा कितनी होती है। ये जो पूरा एक हेलिक्स है ना, एक हेलिक्स एक धागा, ये टर्न लेके यहाँ आया यहाँ, तो एक हेलिक्स की एक हेलिकल टर्न जो होती है ना, 1 हेलिक्स टर्न
एक कॉइलिंग जो हो रही है इसको या तो हम बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 34, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम कहेंगे इसको, और या एनएम में लिखेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.4 एनएम। तो एक हेलिक्स की टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 एनएम होती है। दो न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की जगह दिखाई दे रही है या तो 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे या 0.34 एनएम लिखेंगे। और ये नाइट्रोजन बेस का जो डीएनए का जो ना ये डायमीटर होता है जो मैं बना रहा हूँ, द डायमीटर ऑफ डीएनए, या तो बेटा 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, या इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.0 एनएम होता है। ये डीएनए की एक खासियत है। अब डायग्राम आपका चूंकि पूरा बन चुका है, 2 सेकंड में एक हल्का सा हाईलाइट दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, क्लियर हो गया। डीएनए डिस्कवर्ड बाई, ये साइंटिस्ट का नाम देखिए, मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जॉन फ्रेडरिक मीशर। जॉन फ्रेडरिक मीशर ने सबसे पहले डीएनए को डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? 1869 में किया था। कहाँ से किया था? फ्रॉम द पस सेल ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल। पस सेल जो होती है ना, मवाद पड़ जाता है ना कोशिकाओं में, जिन सेल्स में मवाद कोशिकाओं से, तो फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल। उस समय इन्होंने इसका नाम पहली बार न्यूक्लिन रखा था, ठीक है, लेकिन बाद में वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये बना हुआ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये प्रपोज किया था वाटसन क्रिक ने, ठीक है। जनरली डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, हर किसी की 5 उंगलियां थोड़ी होती हैं, किसी की छठी भी निकल आती है, तो वो एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल वही यहाँ पर है। जनरली डीएनए डबल हेलिकल होता है, बट 5174 बैक्टीरियोफेज में 5174 बैक्टीरियोफेज में डीएनए सिंगल हेलिकल होता है, सिंगल एक धागा, ये एक्सेप्शन है। सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर फाउंड इन 5174 बैक्टीरियोफेज। जनरली डीएनए एक पॉलीमर होता है, बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए पॉलीमर, ठीक है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और ये एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है। डीएनए का फॉर्मेशन नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप से मिलकर हुआ है। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 तरह के बेस आते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन 2 तरह के नाइट्रोजन बेस आते हैं। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से शो करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। पिरिमिडीन बेस में भी 2 तरह के बेस हैं, एक साइटोसिन और एक थायमिन। साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से शो करते हैं, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। हमेशा प्यूरिन का एडेनिन पिरिमिडीन के थायमिन से ही जुड़ता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, कभी भी 2 प्यूरिन बेस आपस में नहीं जुड़ते, कभी भी 2 पिरिमिडीन बेस आपस में नहीं जुड़ते। डीएनए का मालिक्यूल, ऐसा मालिक्यूल बनने के लिए ज़रूरी है कि प्यूरिन का एडेनिन पिरिमिडीन के थायमिन से जुड़े। किसकी हेल्प से जुड़ेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। तो ए एडेनिन ज्वाइन विद द टी थायमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अब हेडिंग पढ़वाई थी मैंने मालिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का मालिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमने पहले ये नाइट्रोजन बेस का एक पेयर ले लिया, ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड दिखा दिए। हम सी जी वाले भी ले सकते थे, लेकिन 3 बॉन्ड लगाते हुआ, तो हमने ए टी के बीच में 2 बॉन्ड लगा दिए। हर नाइट्रोजन बेस से शुगर इधर भी जुड़ा हुआ है, हर नाइट्रोजन बेस से शुगर इधर भी जुड़ा हुआ है, हर शुगर से फास्फेट इधर भी जुड़ा हुआ है, हर शुगर से फास्फेट इधर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी किसी नाइट्रोजन बेस से एक शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ता है, स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ये लिखा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर दोनों मिल गया, बन गया न्यूक्लियोसाइड। तो एक न्यूक्लियोसाइड यहाँ भी बन जाएगा, नाइट्रोजन बेस शुगर मिलेगा इतना, ये भी न्यूक्लियोसाइड है। इस न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फेट और जोड़ देंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। देखिए न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट 3 चीज़ों मिलकर बनता है। किसी भी डीएनए का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड यूनिट के मिलने से होता है, इसीलिए इसे पॉलीमर कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। ये डीएनए का मैंने एक स्ट्रक्चर अभी आपको बना के दिखाया था। इसमें जो अंदर जो हेलिक्स ये लगा हुआ है, इसका ये शुगर फास्फेट बैकबोन कहते हैं इसे। अंदर वाली लाइन जो दिखाई दे रही है हेलिक्स की, इसमें शुगर लगा रहता है, बाहर फास्फेट अटैच रहता है। ये मैंने अंदर बना के दिखाया, अब दोबारा बनाऊंगा तो ये मिटाना पड़ेगा मुझे, तो ये आप समझ गए। इसको मैंने इसी चीज़ को निकाल कर यहाँ बना दिया, वो कैसा होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनने के लिए ज़रूरी है कि एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। हर शुगर मॉलिक्यूल से, हर नाइट्रोजन बेस से शुगर का मॉलिक्यूल एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू चल रहता है। ये नीट का क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जब किसी नाइट्रोजन बेस से शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ता है और जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। शुगर मॉलिक्यूल चूंकि पेंटो शुगर होती है डीएनए में, वो 5 कार्बन वाली शुगर होती है। इसके हर तीसरे कार्बन से एक फास्फेट, हर 5वें कार्बन से एक फास्फेट लगा रहता है। डीएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर से जो फास्फेट जुड़ा रहता है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जनरली तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ही कहेंगे, लेकिन अगर वो नाम स्पेसिफाई कर दे कि शुगर के तीसरे कार्बन से जो फास्फेट लगा है उस बॉन्ड का क्या नाम है, या शुगर मॉलिक्यूल के 5वें कार्बन से जो फास्फेट लगा है उसका क्या नाम है, तो फास्फोडाइस्टर नहीं कहेंगे, फास्फो ईस्टर कहेंगे। फास्फो ईस्टर होता है लेकिन 2 जगह लगा होता है, इसलिए फास्फोडाइस्टर कह रहे हैं।
एक तीसरे कार्बन से, एक पाँचवें कार्बन से। तो ये दोनों तरफ मैंने एरो लगाया और नाम लिख दिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये डीएनए मॉलिक्यूल को जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ये डीएनए मॉलिक्यूल को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया डीएनए के एक हेलिक्स की जो टर्न है, जो पूरी टर्न दिखाई दे रही है आपको, ये लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 nm होती है। दो न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की जगह होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है या 0.34 nm होती है। और डीएनए का जो डायमीटर है, जो व्यास है डीएनए का, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है या 2.0 nm होता है, ठीक। ये जो एक हेलिक्स की जो टर्न दिखाई दे रही है, एक टर्न जिसका साइज मैंने बताया 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 nm, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पे पाए जाते हैं। कितने होते हैं बेटा? 10 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 10 बेस पेयर मौजूद होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट, हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन द ईच हेलिक्स टर्न। एक हेलिक्स टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं? 10। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए। तो लगभग मैंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर दिया, पूरा आपको समझा दिया, किसने क्या क्या इसके बारे में बताया। अब फंक्शन के बारे में आते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डीएनए? डीएनए को अभी मैंने बोला ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका काम होता है इट ट्रांसफर द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता के जो लक्षण हैं उनको बच्चों में पहुंचाना, ये डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या काम करता है? डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है। इट ट्रांसफर द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनको उनके बच्चों में, उनकी संतानों में पहुँचाना डीएनए का मेन काम होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, कई क्वेश्चन नीट केस में मैंने आपसे डिस्कस किए जो आते हैं, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेटा इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।